जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले एक क्लास में मानव शोषण मतलब पिछले क्लास में हमने शोषण को पढ़ रहे थे और शोषण में हमने कुछ समझा था किस प्रकार से जीव, किस प्रकार से जंतु अपने-अपने श्वसन अंग के तहत श्वास को लेते हैं, किस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन वगैरह-वगैरह, किस प्रकार से हर एक क्रिया होती है, वो सब चीज़ को हमने समझा था। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में एंड करते हुए कहा था कि आज हम मानव श्वसन तंत्र को समझने का प्रयास करेंगे। तो ठीक आज के क्लास में हम मानव श्वसन तंत्र को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सिंपल हमारे साथ पहले समझने पर जोर दीजिएगा, उसके बाद हम एक-एक चीज को करने का प्रयास करेंगे और एक-एक चीज को हम जानने का कोशिश करेंगे और आप हमारे साथ इस चीज पे विशेष फोकस करने का प्रयास करिएगा, ठीक है? तो चलिए श्री राम का नाम लेकर आज अपने हम क्लास को शुरू करते हैं। बिना किसी देरी के साथ आज अपने क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मानव श्वसन तंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मानव श्वसन तंत्र की अगर हम बात करें आप लोग के सामने, तो मानव श्वसन तंत्र में सबसे पहला हिस्सा जहां से हम सांस का गैस का आदान मतलब गैस हम लेते हैं, इनटेक करते हैं, वो क्या है? हमारा नाक है। अगर कोई आपसे पूछे मानव श्वसन हम लोग सांस कहां से लेते हैं, तो हर एक व्यक्ति बोलता है हम लोग नाक से लेते हैं सांस। अगर कोई पूछता है ना कि सॉरी हर एक व्यक्ति अगर कोई पूछता है कि आप लोग सांस कहां से लेते हैं, तो हर एक व्यक्ति बोलता है हम लोग नाक से सांस लेते हैं, लेकिन ऐसा गलत है कहना। क्यों गलत है कहना? इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा। मानव श्वसन तंत्र में इस चीज को कहना गलत है कि आप नाक से सांस लेते हैं। हम लोग सांस जो फेफड़े से लेते हैं, फेफड़ा को अंग्रेजी में कहते हैं लंग्स, और लंग्स के द्वारा सांस लिया जाता है और सांस को छोड़ा जाता है। ठीक है बालक, इस चीज को समझने का प्रयास करना। हम सांस लिए, सांस को छोड़े, सांस लिए, सांस को छोड़े। तो सांस जो है हमारा फेफड़ा के द्वारा सांस को लिया जाता है, फेफड़ा के द्वारा सांस को छोड़ा जाता है। इस चीज को समझने का प्रयास करना है। अब आते हैं हम लोग इस चीज को समझते हैं। आपकी किताब में जो कुछ भी लिखा हुआ है उस चीज को गहन तरीके से अध्ययन करने का हम प्रयास करेंगे। जो चीज को लिखेंगे पहले आप समझने पर विशेष फोकस करिएगा। बात यहां से शुरू होती है कि सांस हम लोग लेते हैं नाक के द्वारा। नाक में दो छिद्र होता है जिसे हम नासिका छिद्र कहते हैं, और हमारा ये जो सरफेस है, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है जहां पर हड्डी है, इस पे अगर चोट लग जाए बड़ी कस के दर्द देता है। इसको कहते हैं नासिका कपाट, कटा क्या कहते हैं? नासिका कपाट। जहां पर ये हड्डी रहता है, इसको कहते हैं नासिका कपाट, ठीक है? और जहां पर हमारा नाक का और हमारा मुंह का पाइप जहां पर मिलता है उसे कहते हैं फेरिंक्स। क्या कहा जाता है? फेरिंक्स कहा जाता है। इस चीज को, एक चीज को, नाक, नासिका, नासिका छिद्र, नासिका कपाट, नासिका कपाट, उसके बाद यहाँ फेरिंक्स होता है। फेरिंक्स अगर हल्लुक कहा जाता है। कोई बोलता है ना हल्लुक दिखाओ, हल्लुक दिखाओ। अंदर का जो सरफेस होता है यहाँ पर, जहां पर नाक और मुंह का एक जगह पर मिलन होता है, उसे हम फेरिंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरिंक्स कहते हैं। अब एक चीज आइडिया होगा, देखते होंगे कभी कभी हम लोग खाते हैं, खाने के क्रम में कस के खांसते हैं, तो कभी कभी नाक देखे कि हमारा कुछ कुछ निकल जाता है ना, तो वो क्या कहलाता है? वो कुछ नहीं है, हमारा मुंह का पाइप और नाक का पाइप जो फेरिंक्स एक जगह पर जाके जुड़ा हुआ है। फेरिंक्स के अंदर ही एक लैरिंक्स रहता है। फेरिंक्स के अंदर ही क्या होता है? लैरिंक्स होता है। लैरिंक्स कुछ नहीं है, हमारा स्वर तंत्र है। क्या है? स्वर तंत्र। आज जैसे ये जो निकला हुआ देख रहा है, अभी हम इसको बंद कर दें, हम बोल नहीं पाएंगे, हम जो है बोल नहीं पाएंगे, हमारा आवाज चेंज हो जाएगा। बस वो वॉइस बॉक्स कहलाता है, लैरिंक्स कहते हैं, स्वर तंत्र कहा जाता है उसे। तो फिर से एक बार, नासिका छिद्र, नासिका छिद्र के बाद नासिका कपाट, नासिका कपाट के बाद फेरिंक्स, फेरिंक्स के अंदर क्या होता है? लैरिंक्स। अब आ जाइए यहाँ पर अगर चर्चा करें तो भैया ये क्या बना दिए हैं, आप देखते जाओ। ये जो हम देख रहे हैं इसको कहते हैं श्वास नली। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं श्वास नली। श्वास नली या ट्रेकिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? श्वास नली या ट्रेकिया कहा जाता है। भैया ये है क्या? ये कुछ नहीं है बालक, ये एगो सांस का नली है। ये क्या है? एगो सांस का नली। सांस यही माध्यम से हमारे शरीर में जाता है। इस चीज को समझना है, एक एक चीज को। तो ट्रेकिया क्या है? श्वास नली है। और ये भैया इसके ऊपर जो वलय रिंग टाइप से बना हुआ जो आधा रिंग हमको यहाँ पर दिख रहा है, वो क्या है? तो याद रखना, इस सी शेप का, इस शेप का, सी शेप का कार्टिलेज होता है। क्या होता है? कार्टिलेज। अब बोलेगा भैया कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज भी एक तरह का हड्डी होता है जो लचीला टाइप से होता है। कार्टिलेज क्या होता है? सी टाइप का। ये देखो तो इस तरह से मुड़ा हुआ है, इस तरह से कुछ। हाँ, तो ये कौन से शेप का है? ये सी शेप का है।
तो सी शेप का ये कार्टिलेज होता है। जो सी शेप का कार्टिलेज होता है वो हड्डी के प्रकार का ही होता है, लेकिन वो क्या होता है, लचीला टाइप से होता है। ये यहां तक आप लोग को क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा भैया। ये जो सी शेप का कार्टिलेज है इसमें काहे रहता है, इस चीज को समझो। देखो हम सांस लिए, सांस चला गया, अब सांस रुका हुआ, सांस पाइप में नहीं है, श्वास नली में पाइप, श्वास नली में हवा नहीं है। अब हवा नहीं है तो ये पाइप क्या करेगा, चिपक जाएगा। अगर ई कार्टिलेज नहीं रहा, सी टाइप का कार्टिलेज, तो ये कार्टिलेज नहीं रहा तो क्या होगा, चिपक जाएगा पाइप। बस आदमी ऐसे किया, सांसें नहीं ऊपर जाए, कहीं चिपक जाएगा। अब ले चिपक गया, खत्म, आदमी खत्म। काहे, अब यहाँ तो चिपक गया है, चिपकने के बाद हवा जाएगा, आएगा कैसे। इसलिए कार्टिलेज क्या करता है, ट्रेकिया या श्वास नली को चिपकने से बचाता है। अच्छा चलो ठीक है, यहां तक आप लोगों को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे अगर हम बढ़े तो आगे की चीज को और अच्छे से समझना है। देखिए यहां से बाद आप ट्रेकिया के बाद आप देख रहे होंगे, यहां पर देखिए सी शेप कार्टिलेज क्या करता है, ट्रेकिया को चिपकने से बचाता है। ठीक है, अब देखिए यहां से जब हम आते हैं, फिर से एक बार दोहराते हैं, नासिका छिद्र, नासिका कपाट, फेरिंक्स, फेरिंक्स के अंदर लेरिंक्स, लेरिंक्स के बाद आए तो ट्रेकिया, ट्रेकिया के ऊपर सी शेप कार्टिलेज। ठीक है, उसके बाद भैया ई जो दोनों है, ई दोनों है क्या, तो ये दोनों कुछ नहीं है बालक, ये दोनों को समझना है थोड़ा सा। ये दोनों जो है ब्रोंक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रोंक्स कहलाता है। भैया ये ब्रोंक्स क्या है, ब्रोंक्स कुछ नहीं है, समझना। ट्रेकिया, ट्रेकिया जैसे ही ऊपर से आया, ट्रेकिया ऊपर से आने के बाद दो हिस्सा में बट गया। क्या हो गया, दो हिस्सा में बट गया। तो दो हिस्सा में जो बटता है इसको क्या कहते हैं, ब्रोंक्स कहते हैं। तो ट्रेकिया का ही हिस्सा है, और ये ट्रेकिया जब दो हिस्सा में बट जाता है तो उसको क्या कहते हैं, ब्रोंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंक्स। उसके बाद ये जो तना देख रहा होगा तुम लोग, हर एक में ई जो देख रहा है, ई सब, इसको कहते हैं ब्रोंकियोलस। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ब्रोंकियोलस। ब्रोंकियोलस भैया मतलब कुछ नहीं है, देखो ट्रेकिया ही जाके फिर क्या हो जाता है, तना में बट जाता है। तो फिर से एक बार, नासिका छिद्र, नासिका का पार्ट, फेरिंक्स, लेरिंक्स, उसके अंदर गए तो ट्रेकिया, ट्रेकिया फिर दो भाग में बढ़ता है, तो एक भाग, दोनों भाग को क्या कहते हैं, ब्रोंक्स कहते हैं। ब्रोंक्स फिर बहुत सारे भाग में बढ़ता है, उसको क्या कहते हैं, ब्रोंकियोलस कहते हैं। ब्रोंकियोलस फिर ये जो तुम रुइया रुइया टाइप से इसमें देख रहा है, ये जो फुफुंदे टाइप से लटकल दिख रहा है, इसको कहता है एलवली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलवली कहा जाता है। अब समझना एक एक चीज को, यहां तक कोई दिक्कत। ये भैया ई जो है, ई क्या है, ई कुछ नहीं है, वो मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है भैया, मेम्ब्रेन का मतलब होता है इसको कवच, इसको सुरक्षा देने वाला। इसको सुरक्षा देने वाला कौन सा मेम्ब्रेन है, तो याद रखना प्यूलरल मेम्बर है, मेम्ब्रेन है। कौन सा मेम्ब्रेन है, प्यूलरल मेम्ब्रेन है यहां तक। अच्छा ठीक है भैया, तो इसको प्यूलरल मेंबर कहा जाता है, इसको एलेवली कहा जाता है। ठीक है, एलेवली समझ में आया। तो फिर से एक बार दोहराते हैं, नासिका छिद्र, नासिका कपाट, फेरिंक्स, लेरिंक्स, ट्रेकिया, ट्रेकिया का ब्रोंक्स, दो भाग में बटा ब्रोंक्स, ब्रोंक्स फिर बहुत सारे भाग में बढ़ता है तो ब्रोंकियोलस। ब्रोंकियोलस की बात करें तो छोटा छोटा जो फुफुंदी टाइप से सब लटकल है, इसको क्या बोलते हैं, एलवली कहते हैं। उसके बाद ई भैया, ई जो आप बना दिए हैं डिजाइन टाइप से, ई क्या है, ई जो है ना बाबू, उसको कहते हैं डायफ्राम। क्या कहा जाता है, डायफ्राम कहा जाता है। डायफ्राम का मतलब क्या होता है भैया, डायफ्राम का मतलब सुनना, जैसे देखो हम सांस लिए, हम सांस लिए, हमारा सांस लेने के बाद पहले एक चीज याद रखना, डायफ्राम जो होता है पहले अस्थिर, अगर हम बात करें जो हम सांस नहीं लिए, इस चीज को समझना थोड़ा सा। डायफ्राम जो होता है जब हम सांस नहीं लेते हैं तो डायफ्राम हमारा कुछ इस प्रकार से उठा हुआ रहता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से कुछ डायफ्राम हमारा, इसको कहते हैं पसली, एक तरह का पसली कहा जाता है। पसली जो होता है यहाँ पर जो रहता है, यहाँ पर पसली इस तरह से, यहाँ जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या होता है, पसली होता है। तो डायफ्राम जो होता है जब हम सांस लिए तो डायफ्राम क्या हो जाएगा, ये फूला फेफड़ा, फेफड़ा फूलने के बाद डायफ्राम क्या हुआ, नीचे पचक गया, नीचे क्या हो गया, पचक गया। नीचे पचकने के बाद फिर जो है सांस जब हम छोड़ते हैं, सांस छोड़ने के बाद लंग्स का, फेफड़ा का इतना औकादे नहीं है कि वो अपने से ऊपर चला जाए, अपने से सांस को निकाल दे। तो डायफ्राम क्या करता है, उसको ढकेलता है, उसको क्या करता है, ढकेलता है कि ए बबुआ जा ऊपर जा, हो गया जितना तेरा काम था, तुम ऑक्सीजन हमको सांस दे दिया, अब तुम ऊपर जा, हो गया। तो डायफ्राम क्या करता है, ऊपर कर लेता है। एक्चुअली में याद रखिएगा इस चीज को, कभी कभी आप लोग फिल्म सब में देखते होंगे यहाँ चोट लग जाता है, एक्चुअली में पंजड़ा कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, पंजड़ा। लगभग हम लोग बिहारी या बिहारी एसेंट में क्या कहा जाता है, पंजड़ा कहा जाता है। अब भी देखते होंगे यहाँ किसी को चोट लग गया इस पंजड़ा में, तो जब करके मर जाता है, फिल्म सब में देखते होंगे
करके खत्म। काहे काहे खत्म हो जाता है, काहे तो समझना होता क्या है। सांस, एक बार सांस लिया, उसके बाद उसका डायफ्राम क्या हो गया, लेवल में आ गया। अब डायफ्राम उसका गया है टूट, बस उसका जो है पंजड़ा क्या गया है, टूट। अब पंजड़े टूट गया उसका, अब उसका डायफ्राम का औकात नहीं ऊपर, डायफ्राम मरल। अब हम ऊपर जाइए नहीं पाएंगे। बताओ, जब ऊपर जाइए नहीं पाएंगे तो क्या होगा, बस ले, फेफड़ा काम ही नहीं करेगा, फेफड़ा उठ ही नहीं पाएगा, बस टैं खत्म। तो इसका मतलब यहाँ तक हम लोग इस चीज को समझे कि क्या काम को समझे। अब आते हैं एक्चुअल में कि भैया हम लोग जो सांस ले रहे हैं, आखिर सांस कैसे ले रहे हैं इस चीज में? आखिर सांस जो हम लोग को लिया जा रहा है, हम लोग सांस ले कैसे रहे हैं? हमारे शरीर में आप कह रहे थे कि ऑक्सीजन मिल जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जा रहा है, आखिर हो कैसे रहा है? तो एक एक चीज को समझते हैं, एक एक चीज को जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो देखते रहिएगा, समझते रहिए अच्छे से। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में। आइए देखते हैं, समझिए थोड़ा सा। देखिए होता क्या है, होता क्या है, इस चीज को समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। हम लोग सांस लिए, सांस लेने के क्रम में एक चीज को याद रखना, हम लोग लेते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, उसके बाद लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद हम लोग क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। एक एक चीज को समझना है, अच्छे से समझना है, जानना है। देखिए होता क्या है, निश्वसन और अगला अगर हम बात करें थोड़ा सा इधर देखिएगा, निश्वसन या निःश्वसन, निःश्वसन या निःश्वसन। समझिए दो चीज है हमारे पास है, एक निःश्वसन और अगला है निःश्वसन। निःश्वसन और निःश्वसन में अंतर सिर्फ बिंदु का है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा फर्क है। निःश्वसन मतलब हम जब सांस को लेते हैं उसको कहते हैं निःश्वसन, और सांस को जब छोड़ते हैं उसको कहते हैं निःश्वसन। क्या कहते हैं, निःश्वसन। ठीक है, अब आ जाना एक एक चीज को देखना। नाइट्रोजन जो है हम लोग 18% लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन हम लोग कितना लेते हैं याद रखना है, नाइट्रोजन हम लोग 18% लेते हैं। और नाइट्रोजन 18% लेने के बाद हम लोग नाइट्रोजन एक भी नहीं रखते हैं, नाइट्रोजन 18 का 18 निकाल देते हैं। नाइट्रोजन 18% लेते हैं, 18 का 18 निकाल देते हैं। ऑक्सीजन 21% लेते हैं, ऑक्सीजन 21% लेते हैं। ठीक है, और देखते जाना, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग 0.04% लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग 0.04% लेते हैं। आगे तो 18% हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं, 21% ऑक्सीजन लेते हैं, 0.04% हम लोग क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो 18% ऑक्सीजन लेते हैं, 18% नाइट्रोजन, 18% नाइट्रोजन निकाल दिए। 21% ऑक्सीजन लेते हैं और 17% ऑक्सीजन को क्या करते हैं, निकालते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% लेते हैं और 4% कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर रोल बहुत बड़ा खेल रहा है, और वो रोल कौन खेलता है, आइए समझते हैं, आइए जानते हैं, एक एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ तक आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए, क्योंकि समझना ही है। समझ समझ के समझ को समझिए, समझना भी एक समझ है। और जो ना समझे समझ को, वो मेरी समझ में क्या है, ना समझ है। तो आइए देखते हैं। बालक समझिए थोड़ा सा, आखिर यहाँ हो क्या रहा है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा सांस ऐसे, ऑक्सीजन आया, जब ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आ गया हमारे शरीर में, ऑक्सीजन जो है पहुंचा एक एक ब्रोंकिस, ब्रोंक्स के तहत, ब्रोंकियलस के तहत, ब्रोंकियलस के तहत कहां पहुंचा, एल्वेली में पहुंचा। एल्वेली में क्या मौजूद होता है, एल्वेली में मौजूद होता है हेमियोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन जो है रक्त का, भैया आप लोग बोलिएगा रक्त को लाल कलर दिखाता है। तो रक्त का वाहक भी कौन है, हीमोग्लोबिन है। ऐसे मान लीजिए वो रास्ता है, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो है ना इस प्रकार से रक्त को लेके चलता है। ठीक है, इस चीज को समझते जाना है। तो एल्वेली के पास, एल्वेली में क्या मौजूद होता है, एल्वेली में भैया मौजूद होता है खून, और खून में क्या मौजूद होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, जैसे ऑक्सीजन आया, साथ में बैठल रहता है, याओ 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 याओ,
आ गया ऑक्सीजन, बस फट से पकड़ा ऑक्सीजन को लेके चल दिया, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में जाकर एक कोशिका में दे देता है, पूरे शरीर के कोशिका में क्या कर देता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जाके दे देता है। उसके बाद एक एक कोशिका, जैसे मान लीजिए, देखिए समझिएगा थोड़ा सा, यहां देखिए हम बात करते हैं यहां पर आप लोग के सामने, तो इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा। ई है हीमोग्लोबिन, क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन यहाँ ई हीमोग्लोबिन मौजूद है, यहां से इसके पास से क्या चला, ऑक्सीजन चला। ऑक्सीजन ने क्या किया, यहाँ पर एक कोशिका को जाके क्या कर दिया, ऑक्सीजन दे दिया। जैसे ही इसको ऑक्सीजन दिया, बस एक एक कोशिका को ऑक्सीजन मिल गया। उसके बाद कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, सुनिएगा थोड़ा सा, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, याद हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं श्वसन के प्रक्रिया का पहले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट, ग्लूकोज को तोड़ता है। ग्लूकोज का ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जब ग्लूकोज क्या होता है, टूटता है, तो हमको ऊर्जा देता है। तो कैसे ऊर्जा देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड को डेवलप करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप करता है, तो एक कोशिका के पास कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाता है, तो बस कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन क्या कर देता है, लेके चल देता है। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को लेके चल देता है, और कहां पर लेके आ जाता है, फिर से लेकर आ जाता है एल्वेली के पास, बस चाक में रहता है। जैसे ही डायफ्राम उठा, बस हीमोग्लोबिन ले जा कार्बन डाइऑक्साइड, ले जा कार्बन डाइऑक्साइड, भाग यहां से, बस हो गया। फिर ऑक्सीजन के ताक में बैठा है, या बस फट से ऑक्सीजन आया, फट से गया कोशिका में जाके, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड था उसका कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, फिर एल्वेली पास पहुंचाया, फिर जाके पहुंचा दिया। तो हीमोग्लोबिन रक्त का लाल होना के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, रक्त का वाहक होने के लिए भी हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल है। तो आशा करते हैं आपको पूरा जो मानव श्वसन तंत्र है, मानव श्वसन तंत्र में सिर्फ इतना ही प्रक्रिया है, आप इसको अच्छा से समझ लिए होंगे। अब चलिए हम लोग एक एक चीज को लिखने का प्रयास करते हैं, अब समझते हैं लिख लिख के, और जो कुछ भी बचा हुआ है एक एक चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आशा करते हैं आपको एक एक चीज समझ में आया होगा, डायग्राम भी अच्छे से बनाइएगा और समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे समझने का प्रयास करते हैं और देखेंगे एक एक चीज को आखिर कैसे कैसे क्या होता है। आइए अब हम करते हैं लिखना शुरू। सबसे पहली बात, हम अगर श्वसन अंग की बात करें, श्वसन अंग क्या होता है, तो श्वसन अंग मनुष्य का नासिका छिद्र के बाद स्वर तंत्र, लैरिंग्स, फेरिंग्स, जितने भी चीज आते हैं उसे क्या कहते हैं, श्वसन अंग कहते हैं। तो श्वसन अंग आप लोग लिख सकते हैं अपने से कि मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंग्स, फेरिंग्स, जितने भी अंग है जो श्वसन के रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या कहलाते हैं, श्वसन अंग कहलाते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं नासिका से, और नासिका से समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैं नासिका के आपके सामने बात करूं, तो नासिका से एक एक चीज को समझने का प्रयास करिए। देखिए नासिका जो मेद है, यहीं से हमारा पहला प्रक्रिया शुरू होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम बात करिए कहाँ स्थित है, ये कोनो नया चीज है भैया, आप तो बता दिए, हमको तो पता ही नहीं था नाक हमारा यहाँ पर, तो वो सब नहीं करना है, इस सबको जानना है, समझना है, आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं नासिका की अगर हम बात करते हैं, तो नासिका में 2 छिद्र होता है। हम मेरे पास भैया तो एक ही को छिद्र है, आप नया बात थोड़ी बता रहे हैं। नासिका में कितने छिद्र होते हैं, 2 छिद्र होते हैं, ठीक है। और याद रखना, ये जो 2 छिद्र है, अंदर में जाकर वेसम में खुलता है। क्या, कहां जाकर खुलता है, वेसम में जाकर खुलता है, ठीक है। तो भीतर की ओर, कहां पर, भीतर की और अगर हम बात करते हैं, तो 2 अलग अलग वेसम में खुलता है, 2 अलग अलग वेसम में खुलता है, 2 अलग अलग वेसम में खुलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नासिका वेसम कहते हैं, नासिका वेसम कहा जाता है। सुनिए, क्या भैया वेसम क्या है, अरे कुछ नहीं है, इसका एक चैम्बर बना हुआ है पीछे में, ये देखो, यहाँ से 2 छेदा ऐसे तुमको दिख रहा है, अंदर में जाके भी 2 छेदा है, और 2 छेदा में जाकर खुलता है। ये जो तुम छेद देख रहा है यहाँ पर, ये छेदा अंदर में जाकर खुलता है, और ये अंदर में छेदा खुलने के जाने के बाद वहां पर क्या होता है, जहां पर वो खुलता है उसको क्या कहते हैं, नासिका वेसम कहते हैं।
अंदर में जैसे मान लो कि कोई टंकी है जैसे सपोज, ठीक है, ऐसे नाक का छेदा यहाँ से गया, दूगो छेदा यहाँ पर जाके खुल गया, जहां पर ये खुलता है इसी को हम नासिका वेशम कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिका वेशम कहते हैं। अब नहीं खुलेगा तो आदमी बंद रहेगा तो सांस नहीं लेगा, तो कहीं ना कहीं पाइप कहीं ना कहीं जाके खुलवे किया होगा अंदर में, उसको क्या कहते हैं? नासिका वेशम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बालक सब? नासिका वेशम वेशम कहा जाता है। अब देखो थोड़ा सा और समझना, नाक में बाल पाया जाता है। नाक में बाल काहे रहता है समझना थोड़ा सा। नाक में बाल इसलिए रहता है कि हम कुछ ऑक्सीजन के तहत लेते हैं तो गंदगी भी हमारे साथ आती है, तो वो बाल उसको पकड़ लेगा। लेकिन अंदर में तुम देखोगे, अंदर कभी उंगली हाथ घुसाना और हाथ घुसा के यहाँ तक सटाना, देखना कुछ चिप चिप करेगा। तुमको इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि तुमको सर्दी हो गया है, ये नहीं है। लेकिन अंदर में जब आप अपना उंगली घुसाते हैं तो अंदर में चिपचिप होता है, उसको कहते हैं म्यूकस। क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। तो म्यूकस में जो बाल जो चीज को नहीं पकड़ पाता है, म्यूकस उसको क्या कर लेता है? अपने गंदगी को चिपका लेता है, और वो 7 दिन बाद वो म्यूकस जो है, म्यूकस उस चीज को निकालता है, और उसी को हम लोग खखोर खखोर के निकाल देते हैं, जिसको शुद्ध भाषा में नकती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नकती कहा जाता है। जिसको खखोर खखोर के सब निकालता है ना, वही होता है। ठीक है, तो भीतर की ओर 2 अलग अलग वेशम खुलता है, जिसको हम नासिका वेशम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, नासिका वेशम का जो अग्रभाग होता है वो बड़ा नासिका और छिद्र खुद, सुनिएगा थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम बात करते हैं तो हमारा नासिका के पीछे की अगर बात करें, नासिका, ये जो नासिका छिद्र है, नासिका वेशम में जब अंदर खुलता है तो यहाँ पर अंदर में हम यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये दोनों सरफेस, इस दोनों सरफेस को नासिका वेशम का पहला अग्रभाग, यहाँ से ई गया, ई 2 छिद्र गया, और इसका सबसे पहला भाग जो कहलाता है, इसको हम ऑल्फैक्टरी रीजन कहते हैं। भैया ये ऑल्फैक्टरी रीजन क्या होता है? ऑल्फैक्टरी रीजन को हम लोग याद रखना, ऑल्फैक्टरी रीजन को हम लोग जो है प्रकोष्ठ कहते हैं। ठीक है, घ्राण क्षेत्र कहा जाता है, सॉरी प्रकोष्ठ नहीं, घ्राण क्षेत्र कहा जाता है। सुनना थोड़ा सा, देखना तो हम क्या लिख रहे हैं उस चीज को समझना। नासिका वेशम, ये नासिका वेशम का आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नासिका वेशम का जो छोटा अग्रभाग होता है, नासिका वेशम का छोटा अग्रभाग, अग्रभाग मतलब आगे वाला जो भाग होता है, नासिका वेशम का जो छोटा अग्रभाग होता है, या बाह्य नासिका छिद्र खुलता है। इसका जो छिद्र है बाहर की ओर खुलता है। कहाँ खुलता है? बाहर की ओर इसका छिद्र खुलता है, बाह्य नासिका छिद्र खुलता है। बाह्य नासिका इसका छिद्र जो है क्या खुलता है? खुलता है। तो समझिएगा थोड़ा सा हम क्या कहना चाहें। नासिका वेशम, नासिका वेशम जहां पर वो खुलता है, ये जो न भीतर की ओर 2 अलग अलग वेशम खुलते हैं। हमारा जो छिद्र है, हमारा छिद्र अंदर जाकर भीतर की ओर जहां पर खुलता है उसको नासिका वेशम कहते हैं। नासिका वेशम का सबसे अगला भाग, नासिका वेशम का सबसे अगला भाग का जो छिद्र है वो कहाँ की ओर खुलता है? बाहर की ओर खुलता है। कहाँ की ओर खुलता है? बाहर, इधर साइड की ओर खुलता है। और जब बाहर की ओर खुलता है उसे ही हम लोग घ्राण या प्रकोष्ठ कहा जाता है। घ्राण या प्रकोष्ठ कहा जाता है। भैया ई क्या है? घ्राण या प्रकोष्ठ कहा जाता है, समझिएगा थोड़ा सा। घ्राण या प्रकोष्ठ का काम क्या है? ठीक है, घ्राण या प्रकोष्ठ का काम क्या है, सुनना थोड़ा सा। घ्राण के पीछे ये वाला जो तुम सरफेस देख रहे हो, अंदर में तो हम दिखा नहीं सकते हैं। अंदर ये जो देखो तुम्हारा नाक है, इस तरह से समझना। ये जो नाक है, नाक का यहाँ पर जो होता है वो कहलाता है घ्राण क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? घ्राण क्षेत्र। तो घ्राण के पीछे जो है वो क्या कहलाता है? घ्राण क्षेत्र कहलाता है। अब तुम लोग इस चीज को समझना थोड़ा सा। घ्राण के पीछे घ्राण क्षेत्र कहलाता है। जब तुम सांस लेते हो, घर में सब्जी बन रहा है, सांस ले, अरे भैया ये तो फलना सब्जी बन रहा है, अच्छा ये परफ्यूम आ रहा है, कैसे पता करते हो? यही घ्राण क्षेत्र के मदद से तुम लोग इस चीज को पता करते हो कि हम जो कुछ सांस लिए, अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ। तो याद रखना, मनुष्य और कुत्ता, जैसे कुत्ता की हम परिकल्पना करें तो कुत्ता जो है किसी चीज को जल्दी सूंघ लेता है एज कम्पेयर टू मनुष्य। तो मनुष्य का घ्राण क्षेत्र जानवर के घ्राण क्षेत्र से कम सेंसिबल होता है। इस चीज को दिमाग में रखना। मनुष्य का जो घ्राण क्षेत्र होता है वो जानवर के घ्राण क्षेत्र से कम सेंसिबल होता है। ठीक है, जानवर काफी तेजी गति से किसी चीज को सूंघ लेता है एज कंपेयर टू ये, एज कंपेयर टू क्या, एज कंपेयर टू हम बात करें तो मनुष्य। ठीक है, अच्छा ठीक है भैया, यहां तक तो आप लोग समझा दिए, आप समझा दिए, समझ में भी आ रहा है। अब आइए, होता क्या है, नासिका जो होता है,
नासिका का जो विषम, नासिका विषम अंदर की ओर खुलता है, जहां पर ये दोनों पाइप मिलता है उसको हम फेरिंग्स कहते हैं। जैसा कि हम बताएं, नाक का छेद और मुंह का छेद एक जगह पर खुलता है, तो नासिका विषम, नासिका विषम, नासिका वेशम जहां पर खुलता है ना, नासिका वेशम जहां पर खुलता है, क्या होता है, नासिका वेशम जहां पर खुलता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको फेरिंग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेरिंग्स। और फेरिंग्स ही में क्या मौजूद होता है, लेरिंग्स मौजूद होता है। फेरिंग्स में ही क्या मौजूद होता है, लेरिंग्स मौजूद होता है, जिसे हम स्वर तंत्र कहते हैं, स्वर तंत्र कहा जाता है। ठीक है, मौजूद होता है फेरिंग्स में ही, क्या होता है, मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, तो लेरिंग्स मौजूद होता है। तो यहां तक हम लोग एक एक चीज को पहले ही आपको डिस्कस करवा दिए हैं, एक एक चीज को समझा दिए हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, फेरिंग्स के बाद टोटल जो है, टोटल अगर बात करें तो कंठ द्वार, कंठ द्वार का मतलब ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी, ग्रसनी की ओर जाता है, उसके बाद हमारा टोटल वायु किधर की ओर चला जाता है, ग्रसनी की ओर चला जाता है। ठीक है, तो लहरी, तो अगर हम बात करें तो लेरिंग्स पीछे की ओर श्वास नली या ट्रेकिया में खुलती है। लेरिंग्स जो होता है, ये लेरिंग्स की अगर हम बात करें तो लेरिंग्स जो है पीछे की ओर, किधर, पीछे की ओर ट्रेकिया में खुलती है। पीछे की ओर कहां खुलती है, ट्रेकिया में खुलती है। ट्रेकिया जैसा कि हम लोग पहले ही देख चुके थे, लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद वो ट्रेकिया, और जो हमारा ग्रास नली होता है, ग्रास नली में खाना चला जाता है जो पचाने की कार्य करता है, जो हम डाइजेशन में पढ़ लिए, पाचन तंत्र में समझे हैं। उसके बाद लेरिंग्स क्या करता है, पीछे की ओर ट्रेकिया में जाकर खुलता है। ट्रेकिया में जाकर क्या होता है, खुलता है। अब ट्रेकिया के बारे में समझे तो ट्रेकिया समझिएगा थोड़ा सा, हम ट्रेकिया के बारे में यहाँ लिखाने जा रहे हैं, एक एक चीज को समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, ट्रेकिया जो होती है 11 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, 11 सेंटीमीटर लंबा नली है और 16 mm इसका व्यास होता है। इस चीज को याद रखिएगा, इसका व्यास कितना होता है, 16 mm इसका व्यास होता है। व्यास माने इसका डायमीटर, ये कितना मोटा है, 16 mm मोटा है। ठीक है, और इसके ऊपर, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो अपूर्ण वलय होता है। अपूर्ण, 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 अपूर्ण वलय होता है। जैसा कि हम लोग सी शेप का कार्टिलेज देखे थे, उसके ऊपर क्या रहता है, अपूर्ण वलय होता है, जो कि उसको चिपकने से बचाता है, चिपकने से, चिपकने से बचाता है। क्या करता है, चिपकने से बचाता है। इस चीज को दिमाग में रखना है, ध्यान देना है, एक एक चीज को समझते जाना है, क्योंकि यही चीज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। हाँ, तो अब अगर हम बात करते हैं तो समझिए थोड़ा सा। अब हम बात किए यहाँ अपूर्ण वलय होता है। अपूर्ण वलय के बाद अगर हम देखिएगा थोड़ा सा, अपूर्ण वलय के बाद कहां पर, अपूर्ण वलय या ट्रेकिया के बाद, कहां के बाद, ट्रेकिया के बाद। ट्रेकिया के बाद ये दो भाग में बढ़ जाता है। कौन, कितने भाग में, दो भाग में। और दो भाग में जब बढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकी कहते हैं। ब्रोंकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रोंकी कहा जाता है। अब ब्रोंकी के बाद फिर ये छोटे छोटे उसमें बढ़ता है, इसमें बढ़ता है, छोटे छोटे तने में बढ़ता है, जिसको हम ब्रोंकियोलस कहा कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकियोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रोंकियोलस कहा जाता है। अब ब्रोंकियोलस में छोटे छोटे फफूंदी टाइप से जो लटकल रहता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है हम लोग एलोवली कहते हैं। क्या कहते हैं, एलेवली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलेवली कहा जाता है। तो ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकी, ब्रोंकी के बाद ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस के बाद एलेवली। ठीक है, यहां तक आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। जिसको हम एलोवली को भैया क्या कहा जाता है, तो एलोवली को याद रखना, वायु कोशिका वाहिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलोवली को हिंदी में वाय कोष्ठिका, वाय कोष्ठिका, कोष्ठिका वाहिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाहिनी। वाहिनी का मतलब जो इधर से उधर लेके जाता है, तो वाय कोष्ठिका वाहिनी कहा जाता है। किसको, एलोवली को। तो फिर से एक बार दिमाग में दोहराते हैं, नासिका छिद्र, नासिका छिद्र के बाद अगर हम बात करें तो फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद दो भाग में बढ़ता है, ब्रोंकी, ब्रोंकी के बाद ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस के बाद एलोवली। अब आते हैं एलोवली के बारे में, वायु कोशिका वाहिनी के बारे में समझते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट टर्म एलोवली ही है हमारा। एलोवली की बात करें तो हमारे शरीर में एलोवली की संख्या 3 गुने 10⁸ होती है। मतलब इतना है, लाइट का स्पीड जितना हो बाबू, इतना एलोवली, 3 × 10⁸
बाप रे बाप, 3 इंटू 10⁸ 8 बली रहता है। इस चीज को समझिए थोड़ा सा, 3 इंटू 10⁸ 8 वायु कोष हमारे शरीर में रहता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इतना हमको कितना 400 से 800 वर्ग फीट हमको एरिया दे देता है सांस को आदान प्रदान करने के लिए। मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आदान प्रदान करने के लिए कितना क्षेत्रफल है हमारे पास, तो 400 से 800 वर्ग फीट हमारे पास है। अरे बाप, समझ रहे हैं एक चीज को? हाँ, अच्छा, अब इस चीज को समझना है और समझते हुए एक एक चीज को जानना है। देखिए, सांस दो तरीका का क्रिया होता है, जिसको हम कहते हैं प्रश्वास, प्रवास कहा जाता है, सॉरी, इस चीज को लिखिएगा थोड़ा सा। जब हम लेते हैं तो हम लोग सांस जब लेते हैं तो दो प्रक्रिया से लेते हैं, और दो प्रक्रिया को क्या क्या कहा जाता है इस चीज को समझिएगा। कहा जाता है, पहला प्रक्रिया को कहा जाता है प्रश्वास, और दूसरा प्रक्रिया को कहा जाता है उच्छ्वास। क्या कहा जाता है? उच्छ्वास कहा है। प्रश्वास का मतलब जब सांस को हम लिए, सांस को लेने के क्रम में एक एक चीज को समझिएगा। सांस को लेने के क्रम में क्या होता है, प्रश्वास के समय में लंग्स फूलता है, फेफड़ा क्या होता है, फेफड़ा फूलता है, फेफड़ा फूलता है। और डायफ्राम, क्या, डायफ्राम जो है, डायफ्राम सीधा हो जाता है। डायफ्राम क्या हो जाता है? सीधा हो जाता है। डायफ्राम सीधा हो जाता है। डायफ्राम के सीधा हो जाने से क्या होता है, हीमोग्लोबिन द्वारा, हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन संपूर्ण संपूर्ण शरीर में लेके जाया जाता है। संपूर्ण शरीर में लेकर जाया जाता है। क्या किया जाता है? संपूर्ण शरीर में लेकर जाया जाता है। तो इतना हम लोग समझा दे। प्रश्वास मतलब क्या होता है? सांस का लेना। सांस जब लेते हैं फेफड़ा फूलता है। डायफ्राम क्या होता है? सीधा हो जाता है। डायफ्राम सीधा होते ही हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को संपूर्ण शरीर में लेकर चला जाता है। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर चला जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या लेकर चला जाता है? संपूर्ण शरीर में लेकर चला जाता है। और अगर हम उच्छ्वास की बात करें, किसकी बात करें? उच्छ्वास की समझना, उच्छ्वास की बात करने जा रहे हैं। उच्छ्वास के समय क्या होता है? फेफड़ा पचकता है। फेफड़ा कैसे पचकता है? तो डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम ऊपर उठता है। डायफ्राम ऊपर उठता है। डायफ्राम जो है ऊपर उठता है। डायफ्राम ऊपर उठता है तो फेफड़ा क्या होता है? पचकता है। फेफड़ा क्या होता है? पचकता है। और फेफड़ा पचकता है कब? फेफड़ा जब पचकता है तो फेफड़ा पचकने के क्रम में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन संपूर्ण शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा में दे देता है। कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें? फेफड़ा में दे देता है। अब फेफड़ा में जब दे देता है तो ये सांस नली के द्वारा नाक से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। तो याद रखना है, प्रश्वास और उच्छ्वास दोनों मिला के क्या बनाता है? प्रश्वास और उच्छ्वास। तो आप लोग लिखिएगा, प्रश्वास और उच्छ्वास दोनों मिला के स्वच्छोवास कहलाता है। स्वच्छोवास कहलाता है। स्वच्छोवास मतलब होता है रेस्पिरेशन मतलब श्वसन किसको कहते हैं? जब प्रश्वास और उच्छ्वास दोनों एक साथ क्रिया होती है उसको हम स्वच्छोवास कहते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को इस पूरा समझ आया होगा, एक एक चीज आप लोग को समझ में आया होगा। हम लोग तो पहले ही इस चीज को समझ लिया, उसके बाद हमने लिखने का काम किया। तो यहाँ तक आप लोग को कोई परेशानी, कोई दुविधा आप लोग को समझने में नहीं हुई होगी। प्रश्वास और उच्छ्वास दोनों मिलकर क्या होती है? स्वच्छोवास पर आती है। एक एक चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, एक एक चीज को समझने का प्रयास करिए। और सबसे महत्वपूर्ण टर्म क्या है? एलवली ही है, और जो हमें समझने में मदद करता है और एक एक चीज को जानने में मदद करता है। तो आशा करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा और एक एक चीज को आप बढ़िया से पढ़े होंगे, एक एक चीज को अच्छे से समझे होंगे। तो कल तैयार रहिए वाहन के साथ, ट्रांसपोर्टेशन के साथ, नए चैप्टर में नई सिरे से आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी का नाम जिंदगी है। तो जय हिंद।